जय हिंद। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपके लो परिवार लोहित भाई रोहित में। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। देखिए, आज जो हम चर्चा करेंगे वो आपका ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि देखिए, जो टीपीए, जिसको हम शॉर्ट में टीपीए बोलते हैं, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको संपत्ति अंतरण अधिनियम बोला जाता है, तो देखिए इसमें आज जो हम समझेंगे वो शब्द को समझेंगे, संपत्ति अंतरण क्या होता है, संपत्ति शब्द क्या होता है। ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा प्रारंभिक जानकारी थोड़ा रखना चाहेंगे। देखिए कैसे कि देखिए, जैसे कि टीपीए क्या है कि देखिए, ये जो बात करता है वो सिर्फ अंतरण के बारे में करता है। ठीक है। अब ये इसको देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कब अधिनियमित किया गया था। तो ये देखिए आपका 17 फरवरी 1882 को इसको अधिनियमित किया गया था और 1 जुलाई 1882 से ये संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट थे जैसे पंजाब वगैरह, जिनको उनमें भी ये बाद में लागू कर दिया गया। ठीक है। अब संपत्ति अंतरण अधिनियम में हम संपत्ति अंतरण जो शब्द को बोलते हैं, देखिए संपत्ति प्लस अंतरण, ये दो शब्दों से मिलकर आपका बनता है। तो पहले हम संपत्ति जानेंगे, संपत्ति क्या होती है और अंतरण क्या होता है। ठीक है। लेकिन संपत्ति अंतरण को जानने से पहले आपके इसके बारे में आपको कुछ जानकारी बताना चाहूँगा। जैसे कि जो ये प्रावधान करता है, जो ये अधिनियम जो प्रावधान करता है वो अंतरण के बारे में करता है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा, देखिए अंतरण 3 प्रकार से होता है। ठीक है। कैसे? देखिए, पहला अंतरण की मान लीजिए, एक तो होता है पक्षकारों के कार्य द्वारा। ठीक है, पक्षकारों द्वारा। दूसरा होता है वसीयत द्वारा। ठीक है। तीसरा होता है आपका उत्तराधिकार द्वारा। यानी 3 प्रकार से संपत्ति का अंतरण किया जाता है। लेकिन ये जो अधिनियम है आपका टीपीए, ये जो बात करता है वो बात करता है सिर्फ पक्षकारों के कार्य द्वारा अंतरण के बारे में। अगर वसीयत के द्वारा अंतरण है या उत्तराधिकार के द्वारा अंतरण है तो इनके मामले में संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होता है। अब मान लीजिए वसीयत के द्वारा अंतरण किया जा रहा है या उत्तराधिकार के द्वारा अंतरण किया जा रहा है, तो ये टीपीए के अंतर्गत न जाकर यह किसी और अन्य अधिनियम के अंतर्गत चला जाता है। जैसे अगर हम वसीयत की बात करें तो वसीयत के बारे में जैसे आपका हिंदू लॉ हो गया, ठीक है, जहाँ वसीयत की बात कर सकती है, या मोमडन लॉ हो गया जहाँ भी वसीयत की बात की जाती है। ठीक है। उत्तराधिकार में बात करें तो देखिए उत्तराधिकार अधिनियम आप पढ़ते हैं, तो जब इन प्रकार के अंतरण के बारे में बात होती है तो ये चीज़ टीपीए पर न जाकर कहाँ जाती है, ये जो आपकी व्यक्तिगत विधि होती हैं या इनके लिए कोई अन्य अधिनियम बनाया गया है उसके अंतर्गत ये चला जाता है। ठीक है। तो अंतरण कितने प्रकार से होता है? अंतरण हमेशा 3 प्रकार से होता है। हमेशा ध्यान रखिए, पक्षकारों के कार्य द्वारा, दूसरा वसीयत के द्वारा, तीसरा उत्तराधिकार के द्वारा। ठीक है। लेकिन जो अंतरण अधिनियम जो हम पढ़ते हैं टीपीए से जो बात करता है वो सिर्फ पक्षकारों के कार्य द्वारा बात करता है। ठीक है। दूसरा, इसमें देखिए एक चीज़ और जाननी पड़ेगी, क्या कि देखिए ये कहने को तो सिर्फ पक्षकारों के कार्य द्वारा अंतरण के बारे में प्रावधान करता है, लेकिन देखिए इसमें एक कहते हैं ना कि जब कोई लॉ बनता है तो उसमें एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि कोई चीज़ बनाई गई है तो वो तोड़ी भी जाएगी, क्योंकि कोई चीज़ इस दुनिया में अमर नहीं है। ठीक है। तो देखिए बात ये करता है जैसे पक्षकारों के कार्य द्वारा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सहायता कुछ जगह पे हमको रजिस्ट्रेशन एक्ट की सहायता लेनी पड़ती है, मुस्लिम विधि की भी सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। ऐसा कुछ जगह अधिनियम में ऐसा दिखाया गया है कि जहाँ पे हमें इन अधिनियमों की सहायता भी लेनी हमको पड़ सकती है। ठीक है। या कॉन्ट्रैक्ट की भी सहायता हमको लेनी पड़ सकती है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें कुछ कहीं लागू होता है और आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट भी कहीं लागू होता है। अब बात करूँ मैं, देखिए पक्षकारों कार्य द्वारा ही अंतरण पर लागू होता है। ठीक है। पहले हम जानेंगे अंतरण। अंतरण क्या होता है? देखिए संपत्ति का अंतरण, संपत्ति का अंतरण संपत्ति का जो अंतरण होता है उसको देखिए इस अधिनियम की, किसकी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 में संपत्ति के अंतरण को परिभाषित किया गया है। ठीक है। और संपत्ति का जो अंतरण होता है वो क्या होता है? देखिए उसमें धारा 5 में ये बताया गया है कि संपत्ति के अंतरण से ऐसा कोई कार्य अभिप्रेरित है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक या अधिक जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को या एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को कोई संपत्ति भविष्य में या वर्तमान में अंतरित करता है। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम कहलाता है। ठीक है। लेकिन देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम में 2 चीज़ हम जब ये धारा 5 पढ़ेंगे, सेक्शन 5, तो ये बात करता है किसकी? जीवित व्यक्तियों की बात। ठीक है।
यानी कि ये साफ साफ बोलता है कि भाई देखिए जो अंतरण होना चाहिए दो जीवित व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए, यानी कि आपका जो अंतरण करने वाला जिसको बोलते हैं हम अंतरणकर्ता, दूसरा अंतरिती जिसको संपत्ति ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है, उन दोनों को क्या होना चाहिए, अंतरण के समय जीवित होना चाहिए। यानी कि जो संपत्ति दे रहा है वो, जो संपत्ति ले रहा है वो दोनों क्या होने चाहिए, मतलब उसके अंतरण के समय जीवित होने चाहिए। यानी कि यह जो पक्षकारों के द्वारा अंतरण की जो बात करता है उन दोनों पक्षकारों को अंतरण के समय जीवित होना आवश्यक है, ऐसा इस अंतरण अधिनियम में बताया गया है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि इसी अधिनियम की धारा जो 13 है, इसी अधिनियम की जो धारा 13 है वो क्या बात करती है कि देखिए वो ये बात करती है कि संपत्ति का अंतरण अजात व्यक्ति के यानी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में भी किया जा सकता है। अजन्मा व्यक्ति कौन सा होता है, जिसने अभी तक इन संसार में जन्म न लिया हो, जो भी अस्तित्व में नहीं आया हो, ठीक है। कैसे, तो देखिए उसमें कुछ ये बताया गया है, इसको मतलब सेक्शन 13 को हम सेक्शन 5 का एक तरह से अपवाद बोल सकते हैं, ठीक है, अपवाद यानी एक्सेप्शन। सेक्शन 13 की जो बात करता है वो बात करता है कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है, लेकिन वहाँ भी कुछ बताया गया है कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में सीधा अंतरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 13 को जो हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ संपत्ति और अंतरण के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि संपत्ति अंतरण क्या होता है और संपत्ति क्या होती है, ठीक है। अगर हम 13 को चर्चा में लेंगे तो 13 एक बहुत लंबा विस्तार है, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि संपत्ति का अंतरण सिर्फ जीवित व्यक्तियों के द्वारा, अगर देखिए क्वेश्चन फिर ये पूछा जाता है कि संपत्ति का अंतरण किन व्यक्तियों के बीच किया जाता है, जीवित व्यक्तियों के बीच कि अन्य व्यक्तियों के बीच या कैसे भी, ठीक है। तो इसके जो सामान्य नियम है, जो सामान्य प्रावधान है वो यही है कि संपत्ति का अंतरण जो है वो जीवित व्यक्तियों के बीच ही किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सेक्शन 13 इसका अपवाद एक प्रस्तुत कर देता है, ठीक है। सेक्शन 13 के बाद में चर्चा हम बाद में कर लेंगे। यानी कि इतना भी ध्यान रखिएगा, ये जो पक्षकारों के कार्य पे मतलब कार्य पे होता है, ठीक है। तो संपत्ति का अंतरण आपने समझा। अब बात करेंगे संपत्ति। संपत्ति क्या होती है, ठीक है। आपको पता होगा, देखिए संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है आपका चल, जिसको हम बोलते हैं जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरी होती है आपकी स्थावर, जिसको बोलते हैं हम अचल संपत्ति, ठीक है, यानी कि इनमूवेबल प्रॉपर्टी। अब पहले हम समझेंगे संपत्ति। संपत्ति क्या होता है। देखिए संपत्ति शब्द को यानी कि एसेट्स, ठीक है, आपने उसको आप देखिए आम भाषा प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, संपत्ति बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी। संपत्ति के अंदर सब कुछ आता है, आपका पैसा भी आता है, आपके पास कोई संपत्ति है, मकान है, गाड़ी है, मोटर है, गाड़ी है, कोई जानवर है, सब कुछ क्या होता है, संपत्ति के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं संपत्ति की। संपत्ति होती क्या है। देखिए संपत्ति का संबंध जो होता है वो स्वामित्व से होता है। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक से। संपत्ति का संबंध किससे होता है, स्वामित्व से, जिसका आसानी पूर्वक प्रयोग किया जा सके। यानी कि हम किसी चीज़ के मालिक हैं, उस चीज़ का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उसका संबंध क्या होता है, संपत्ति से होता है, ठीक है। और देखिए ये तुमने आपको एक लाइन में बता के संपत्ति क्या होती है। संपत्ति का संबंध स्वामित्व से होता है, जिसका प्रयोग सरलता से किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि संपत्ति में क्या क्या आता है। देखिए जैसे कि संपत्ति का स्वामित्व मतलब संपत्ति का संबंध स्वामित्व से होता है, जिसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिस पर मानव का कब्जा आसानी से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। यानी कि तीन चीज़ क्या, इसका संबंध स्वामित्व से है, ठीक है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं या जिस पर हम आसानी से कब्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी, संपत्ति के अंतर्गत आएगी। जैसे चल अचल संपत्ति या कुछ भी हुआ, ठीक है ना, ये क्या हुआ, संपत्ति हुए। यानी कि चल अचल संपत्ति हुई, खान खनिज कुछ भी, ये क्या हुआ, संपत्ति के अंतर्गत ये सब कुछ आ जाते हैं। लेकिन संपत्ति को ये परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। यानी संपत्ति स्वामित्व होना चाहिए, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, उस पर आसानी से कब्जा प्राप्त होना चाहिए। अगर कोई संपत्ति ऐसी है जिस पर आसानी से मतलब व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं हो सकता, जैसे हवा, सूर्य, तारे, प्रकाश, चंद्रमा, ठीक है ना, ये चीज़ दिखाई तो देती है, जैसे चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो इनको संपत्ति शब्द नहीं कहा जा सकता। क्यों, क्योंकि यह इस पर आसानी से कब्जा मतलब व्यक्ति का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया वो संपत्ति होती क्या है। अब संपत्ति को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन से में, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल या जंगम संपत्ति, या स्थावर या अचल संपत्ति, ठीक है। अब बात आती है अचल संपत्ति क्या होती है। अचल संपत्ति क्या होती है। अब बात यहाँ पे आके टिक जाती है कि अचल संपत्ति क्या होती है, ठीक है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए अचल संपत्ति को ना तो संपत्ति को ना अचल संपत्ति को, पहले तो हमने संपत्ति की परिभाषा समझी थी। अब हम जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि चल ये संपत्ति भी दो टाइप की होती है, यानी कि चल और अचल। जो संपत्ति जहाँ जिस संपत्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं वो चल हो जाती है, जिस स्थान से नहीं ले जा सकते वो क्या हो जाए, अचल हो जाती है। ठीक है, अब बात देखिए यहाँ पे आती है अचल संपत्ति की। अचल संपत्ति क्या होती है? तो देखिए अचल संपत्ति को भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब कहने चाहें तो हम किसको क्या समझेंगे? तो देखिए टीपीए में अचल संपत्ति को परिभाषित तो नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर बता दिया गया कि अचल संपत्ति में क्या क्या शामिल नहीं है। ये परिभाषित नहीं करती है, सिर्फ ये बताती है कि अचल संपत्ति में क्या क्या शामिल नहीं होगा। तो क्या क्या शामिल नहीं होगा? जैसे खड़ा, खास्ट, घास, पेड़, उगते पेड़, फसल, ये सब क्या होंगी? ये सब अचल संपत्ति शामिल नहीं होंगी। तो इसने तो इतना बताया कि अचल संपत्ति में क्या क्या शामिल नहीं है, यानी कि ये जो चीज़ है ये क्या हो गया? अचल संपत्ति नहीं होगा, चल संपत्ति हो गई। ठीक है, कौन सा? उगते हुए पेड़, घास फूस, खड़ा खास्ट, ये सब क्या हुआ? ये सब चल संपत्ति के रूप हैं, ना कि अचल संपत्ति है। ठीक है, तो उसने ये चीज़ बता दिया कि ये चीज़ें अचल संपत्ति में शामिल नहीं होंगी। अगर अचल संपत्ति में शामिल नहीं होंगी तो कहाँ शामिल होंगी? जाके चल संपत्ति में शामिल होंगी। लेकिन बात तो वही होगी, लेकिन हम तो जानना चाह रहे हैं कि अचल संपत्ति होती क्या है। ठीक है, यानी कि सारी बात हमारी जो टिक जाती है वो यहीं आके टिक जाती है, अचल संपत्ति की परिभाषा। तो देखिए एक अधिनियम है, ठीक है, जिसका नाम है जनरल क्लॉज एक्ट। ठीक है, और एक अधिनियम है, आपने पढ़ा होगा रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसको बोलते हैं हम पंजीकरण अधिनियम। ठीक है, तो देखिए जनरल क्लॉज एक्ट की 1897 की जो धारा है, कौन सी? 326। ठीक है, 325। और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 2(6) जो बताती हैं कि मतलब संपत्ति को क्या करती हैं? परिभाषित करती हैं। यानी कि दो अधिनियम हमारे ऐसे हैं जो यहाँ पर संपत्ति को परिभाषित किया गया है। टीपीए संपत्ति की बात तो करता है, ये भी बताता है कि संपत्ति जो अचल संपत्ति होती है में क्या क्या शामिल नहीं है, लेकिन ये अचल संपत्ति को परिभाषित नहीं करता है। अगर अचल संपत्ति में परिभाषा पढ़ेंगे तो वो जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 3 के सब क्लॉज 25 और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 2(6) के अंतर्गत हम इसकी मतलब संपत्ति की परिभाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अचल संपत्ति की परिभाषा कहाँ बताई गई है? जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 325 और रजिस्ट्रेशन एक्ट अधिनियम की धारा 2(6) के अंतर्गत इसकी मतलब परिभाषा बताई गई है। ठीक है, अब क्या बताई गई है? देखिए यहाँ बताया गया है कि अचल संपत्ति में निम्नलिखित शामिल है। ठीक है, यानी कि अचल संपत्ति में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या शामिल है? पहला भूमि, यानी कि आपकी जमीन। दूसरा भूमि से उत्पन्न लाभ। ठीक है, तीसरा भूमि से संलग्न वस्तुएं। यानी कि भूमि में देखिए धारा जनरल क्लॉज एक्ट 1897 की धारा 325 यानी 3 का सब क्लॉज 25 एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 2 का सब क्लॉज 6 जो बताती है कि संपत्ति में क्या क्या शामिल है, यानी संपत्ति में निम्नलिखित चीज़ें शामिल होंगी। क्या क्या शामिल है? भूमि शामिल है, भूमि से उत्पन्न लाभ है और भूमि से संलग्न वस्तुएं हैं। ठीक है, तो देखिए संपत्ति में क्या क्या शामिल है? भूमि शामिल है, भूमि से उत्पन्न लाभ शामिल है और भूमि से संलग्न वस्तुएं शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए भूमि में। अब देखिए इन चीज़ों के अंदर भी शामिल है। भूमि में क्या क्या आता है? भूमि में आता है देखिए भूमि से ऊपर की मिट्टी। ठीक है, यानी कि भूमि से ऊपर की सतह, नीचे की सतह, नीचे की मिट्टी, ऊपर की मिट्टी, नीचे मतलब जो भूमि के नीचे बहता जल, ऊपर का जल, ये सब क्या होता है? ये सब होता है मतलब भूमि में ये सब शामिल होती है। ठीक है, अब आता है भूमि से उत्पन्न लाभ, यानी कि भूमि से हमें जो लाभ मिल रहे हैं वो कैसे होते हैं? देखिए जैसे कि फूल तोड़ने का अधिकार है, नाव चलाने का अधिकार है ना, या मछली पकड़ने का अधिकार है,
या किसी से हमें किराया कोई प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ होते हैं। लेकिन ये लाभ कैसे होते हैं, देखिए हमें देखने में तो क्या लगते हैं, ये एक तरह से चल संपत्ति प्रतीत होते हैं। जैसे चल संपत्ति का जब परिभाषा पढ़ते हैं तो चल संपत्ति बताया गया कि जिस चीज़ को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं वो क्या होती है, चल संपत्ति होती है। अब फूल तोड़ने का अधिकार है या नाव चलाने का अधिकार है या उससे उत्पन्न कोई लाभ हो रहा है नाव चलाने से, ठीक है ना, या कुछ भी हो रहा है, तो ये क्या होता है, ये एक तरह से क्या होता है, अचल संपत्ति मानी गई है। लेकिन देखने में क्या प्रतीत होता है, ये चल संपत्ति। लेकिन हम उनको क्या बोलते हैं, देखिए इनको जो हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं जो जैसे नाव चलाने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, इनको हम अमूर्त अचल संपत्ति बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि अमूर्त, जो मतलब एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन वो लगती चल जैसी हैं, लेकिन होती है क्या, वो अचल होती हैं, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है, देखिए वो आता है भूमि से संलग्न वस्तुएं, भूमि से संलग्न वस्तुएं, ठीक है। अब देखिए भूमि से संलग्न जो वस्तुएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो देखिए भूमि से संलग्न वस्तुओं को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा, एक तो भूमि से भूबद्ध वस्तुएं, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, जो संपत्ति से जो भूबद्ध वस्तुएं होती हैं उनसे निविष्ट वस्तुएं, ठीक है, यानी कि भूबद्ध से निविष्ट यानी इससे लगी हुई, ठीक है। और जो इसमें तीसरी जो होती है वो होती है निविष्ट वस्तुओं से आबद्ध, ठीक है, यानी कि भूमि से संलग्न वस्तुएं, भूमि से संलग्न मतलब है जो भूमि से वस्तुएं लगी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला डिवाइड कौन सा है, भूमि से भूबद्ध वस्तुएं, जो भूमि से जुड़ी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं, ठीक है। दूसरा, जो वस्तुएं भूमि से जकड़ी हुई हैं उनसे भी कोई चीज़ और लगी हुई है तो वो भी इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। तीसरा, जो भूमि से भूबद्ध वस्तु है उससे कोई वस्तु लिविष्ट यानी लगी हुई है, यानी उसमें भी कोई वस्तु उससे आबद्ध यानी जुड़ी हुई है, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। पहला, भूमि से भूबद्ध वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो देखिए भूमि से जो भूबद्ध वस्तुएं होती हैं वो होती हैं कौन सी, जैसे मान लीजिए पेड़ हो गया आपका, खंबा हो गया, नहीं सॉरी पेड़ हो गया। जो पेड़ कैसे होते हैं, ये जमीन में मतलब ज़मीन में आपके गड़े हुए होते हैं यानी भूबद्ध होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए पेड़ में भी आपको 2 चीज़ समझनी होंगी, यानी जिन पेड़ों से हमको फल प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो पेड़ तो हमारे आते हैं अचल संपत्ति के अंतर्गत, यानी कि जहाँ हमको फल प्राप्त हो रहा है वो तो आएगा अचल संपत्ति के अंतर्गत। लेकिन जिन लकड़ियों से इमारती लकड़ी यानी इमारत की लकड़ी बनाई जाती है तो वो किसके अंतर्गत आएगी, वो आएगी आपका चल संपत्ति के अंतर्गत। यानी देखिए पेड़ों में भी 2 प्रकार के होते हैं, जिन पेड़ों से हमको संपत्ति मतलब क्या हो रहा, फल प्राप्त होते हैं या कुछ और लकड़ियां प्राप्त होती हैं तो वो क्या होता है, इस तरह से वो चल संपत्ति होती है। लेकिन जिन पेड़ों से इमारती लकड़ियां बनाई जाती हैं तो वो क्या होता है चल संपत्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब दूसरा आता है भूमि से संलग्न वस्तुएं। देखिए भूमि से संलग्न वस्तुएं कैसे होती हैं कि जिनकी जड़ें भूमि में होती हैं, ठीक है। ये तो हो गई भूमि वस्तु जिनकी जड़ें जमीन में गड़ी होती हैं, जैसे पेड़ हो गया, ठीक है। लेकिन पेड़ में मैंने तो आपको 2 प्रकार बताया था, जिन पेड़ों से इमारती लकड़ी बनाई जाती है वो अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं। लेकिन जो पेड़ हमें फल देते हैं, जिनसे फल प्राप्त होते हैं, तो क्या होती है, चल संपत्ति के अंतर्गत, मतलब जो फल पेड़ प्राप्त होते हैं वो क्या है, अचल संपत्ति, और जो इमारती लकड़ी होती है वो चल संपत्ति, यानी पेड़ भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा जो प्रकार है वो है आपका एक तरह से भूबद्ध निविष्ट, यानी जो भूबद्ध से भी लगी हुई हैं। और तीसरा जो निविष्ट मतलब निविष्ट आपकी जो वस्तु हैं उनसे भी जो आबद्ध वस्तु हैं, ठीक है। तो देखिए आप 2 पॉइंट, लेकिन इससे पहले देखिए आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि देखिए वैकेंसी के बारे में, ठीक है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के बारे में सुनने में आ रहा है और आपका बिहार PCSJ के बारे में, बिहार PCSJ तो नहीं सॉरी, बिहार APO और UP APO PCSJ। और जब सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है कि देखिए उत्तराखंड और UP APO और UP PCSJ जो कि आपको लगभग बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और देखिए एक इसमें एक बड़ा असमंजस है, मैं आपको उन लोगों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए जो लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमारा हो जाएगा, है ना भाई। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा तो हो जाएगा, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने, हमें पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो उन लोगों को मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए आप सोचें कि हमने इतना पढ़ लिया है, बाद में जाके हम पढ़ लेंगे, एक दिन से काम चल जाएगा, तो एक दिन से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। आपने पीछे कितना पढ़ा इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए
उसका एक सीधा सीधा फंडा है। उस फंडे को देखिए, आज की भाषा में बोलूँ तो इस बात को तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत ये पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो पढ़ा है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए किसका सीधा सा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल ये है कि जिस चीज़ को आपने अपना सबसे ज़्यादा वक्त दिया है, ठीक है ना, तो उस चीज़ के बच्चे भी आपको एक दिन मामा बोल देंगे। ठीक है, यानी जिसके पीछे आपने अपना सबसे ज़्यादा समय बर्बाद किया है, वो चीज़ के मतलब उस चीज़ के बच्चे भी आपको क्या करेंगे, एक दिन मामा बोल देंगे। तो आपका कुन्ना कुछ नहीं है, जितना वक्त आपने वहाँ बर्बाद किया है उतना ही वक्त आपको यहाँ पे बर्बाद करना है। विश्वास करिए, वहाँ आपको इतना वक्त बर्बाद करने के बाद कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ वक्त को बर्बाद करने के बाद आपको बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन इस स्थिति में मत रहिएगा हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है पीछे, क्योंकि देखिए पीछे आपने कितना पढ़ा है वो आपका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन एक्सपीरियंस जब काम आता है जब उसमें रिवीजन लग जाए, ठीक है ना। क्योंकि आपने कोई चीज़ 5 साल पहले पढ़ी, 1 साल पहले पढ़ी या 3 महीने पहले पढ़ी है, लेकिन 3 महीने पढ़ने में उसको दोबारा आज रिवाइज करने में प्रेजेंट टाइम में बहुत अंतर होता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इस चीज़ को कभी मत सोचिएगा कि मैंने उसको बहुत टाइम दिया है तो मेरी वो चीज़ बहुत पक्की है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि बहुत टाइम मतलब जिस चीज़ को आपने बहुत टाइम दिया है तो उसके भी बच्चे आपको मामा बोल देते हैं, तो उसका ही भरोसा नहीं है कि इतना टाइम देने के बाद भी वो आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन इसका भरोसा है कि इतना टाइम देने के बाद ये हो जाएगी, लेकिन इसका बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अचल संपत्ति, तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि देखिए अपना टाइम इतना मतलब वेस्ट मत करिए, और इस आप कितने सीनियर हैं, आप कितने पढ़े हैं, तो इस बात को भी दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि देखिए लॉ का एक अच्छा सीधा प्रावधान है, सामान्य नियम इसको बोल सकते हैं कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको आप 1 दिन पढ़ने के बाद 8 दिन तक रिवाइज नहीं करेंगे तो विश्वास करिए कि आपका 80% दिमाग में से बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े देखिए विधि वेत्ता आप नहीं हैं। क्योंकि देखिए आपने एक 2018 में मुख्य न्यायाधीश थे, उनका आपने दीपक मिश्रा की भी एक कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, कभी यूट्यूब पे आके सुनिएगा। तो उन्हें साफ साफ बोला गया था, उनसे एक पत्रकार ने बोला था कि आप बहुत बड़े विधि वेत्ता हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी क्या, कि मैं कोई विधि वेत्ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक विधि का छात्र हूँ। और लॉ में कोई विधि वेत्ता नहीं होता है, क्योंकि लॉ के सभी छात्र होते हैं, क्योंकि वो डेली सीख रहे होते हैं। क्यों लॉ कोई ऐसा एक प्रावधान नहीं है कि इसको एक दिन में पढ़ लिया जाए, एक दिन में समझ लिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए लॉ में एक बड़ी अच्छी बात बताई जाती है, जब आप पढ़ते हैं तो बताई जाती है कि लॉ की जो प्रकृति है वो ऐसी है कि वो परिवर्तित होती रहती है समय के साथ साथ, और उसी के साथ साथ में क्या होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं, उसी के साथ ये बदलती रहती है। तो लॉ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इसको डेली सीखते हैं, क्योंकि इसके अंदर को जो काम करते हैं उसको प्रैक्टिस बोला जाता है, ना कि कोई कार्य बोला जाता है। क्योंकि इसमें डेली आपको सीखना पड़ता है, किसी के माध्यम से सीखे, कैसे भी सीखे। ठीक है, जब एक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का अपने आप को विधि का छात्र बोलता है तो आप अपने आप को विधि वेत्ता कैसे बोल सकते हैं। क्यों देखिए लॉ का पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, कोचिंग टीचर हो या जज हो, कोई भी हो, सभी लॉ के एक तरह से क्या होते हैं, स्टूडेंट ही होते हैं। तो लॉ हमें डेली सीखने को मिलती है। अब देखिए आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा छोटा सा, कि अगर आप एक ही कोई भी सेक्शन उठा लीजिए, उस सेक्शन को एक बार पढ़िएगा, ठीक है, उस सेक्शन को अगले दिन पढ़िएगा, आपको एक नई चीज़ मिलेगी। उसी सेक्शन को भी 10 दिन बाद पढ़िएगा, उसमें आपको फिर नई चीज़ मिलेगी। उस सेक्शन को आप जितनी बार पढ़ेंगे हर बार आपको उसमें से एक नई चीज़ जानने को हमेशा मिलेगी। मैं ऐसे सेक्शन बता सकता हूँ जिनके बारे में मुझे 1-1 साल बाद मालूम पड़ रहा है कि इन सेक्शन में नई नई चीज़ ये भी होती हैं। तो विधि कोई छोटा मोटा वो नहीं है कि सोचा कि आप एक दिन में पढ़ लूँगा और निकल जाऊँगा। तो इसको पढ़ते रहिए, मतलब अपना टाइम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करिए। ठीक है, तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या बताया था, भूमि से भूमि से निविष्ट वस्तुएं। भूमि से निविष्ट वस्तु कौन सी होती हैं? देखिए जो भूमि में भूबद्ध वस्तुएं कौन सी थी, जिनको जमीन में जो गड़ी हुई हैं, जिनकी जड़ें मतलब जमीन में है। ठीक है, अब जो भूमि से भूबद्ध वस्तुएं, उन भूबद्ध वस्तुओं से निविष्ट वस्तुएं यानी उनसे जो लगी हुई वस्तुएं हैं, कैसे, जैसे कि मान लें खंबा, जो खंबा हमने देखा होगा, जिसको जैसे बिजली का जो पोल होता है, जिसको खंबा बोलते हैं हम। ठीक है ना, बिजली का खंबा हुआ, या घर हुआ, दीवार हुई, इमारत हुई, है ना, कैसे, घर, दीवार, इमारत, खंबा, ये क्या होता है, ये देखिए ऐसी चीज़ें हैं जो जमीन में गाड़ी गई हैं। यानी कि भूबद्ध वस्तुओं से निविष्ट वस्तुएं भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि जो वस्तुओं को जमीन में गाड़ा गया है वो वस्तुएं क्या होती हैं, वो वस्तुएं भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा आता है इसमें, यानी कि जो आपकी जो निविष्ट वस्तुएं हैं, यानी कि भूमि से निविष्ट वस्तुओं से आबद्ध वस्तुएं, जो मतलब ये वस्तुएं जो गर्मी जमीन में गाड़ी गई हैं, जो वस्तुएं इनसे लगी हुई हैं, जिनको बोलते हैं हम, यानी कि निविष्ट वस्तुओं से आबद्ध वस्तुएं, वो कैसी होती हैं। कहते हैं देखिए मान लीजिए जैसे कि
खिड़की हुई, ठीक है, ये आपका दरवाज़ा हुआ, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, ये जो निविष्ट वस्तुओं से उनसे भी आबद्ध, यानी जो चीज़ें ज़मीन में गाड़ी गई थी उन चीज़ों से जो चीज़ लगी हुई होती हैं वो भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। जैसे खिड़की, दरवाज़ा, ऐसे मतलब बहुत चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी चीज़ें इसके क्या होते हैं, स्थायी रूप से जुड़ी होती हैं। अब आपका सवाल आएगा कि पंखा भी तो जुड़ा होता है छत में, तो देखिए पंखा छत में जुड़ा नहीं होता, पंखा को सिर्फ छत से लटकाया जाता है, वो स्थायी रूप से उससे नहीं जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका दीवार से, मकान से या बिल्डिंग से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए अचल संपत्ति में क्या क्या शामिल है। अचल संपत्ति में भूमि शामिल है। भूमि में क्या शामिल है, भूमि में जैसे भूमि के नीचे की सतह, भूमि के ऊपर की सतह, भूमि के नीचे की मिट्टी, भूमि के ऊपर का जल, नीचे का जल, झील, नदी, तालाब, जो भी कुछ है वो क्या हो, भूमि में शामिल है, ठीक है। दूसरा क्या बताया था, भूमि से उत्पन्न लाभ। भूमि से उत्पन्न लाभ कैसे था, फूल तोड़ने का अधिकार, नाव चलाने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, ये सब क्या हो गया, भूमि से उत्पन्न लाभ होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या था, भूमि से संलग्न वस्तु। भूमि से संलग्न वस्तुएं कौन सी होती हैं, नंबर 1 भूमि से भूबद्ध वस्तुएं। भूमि से भूबद्ध वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिनको हमको जमीन में जिनकी जड़ें गड़ी होती हैं, यानी कि पेड़। पेड़ कैसे होते हैं, पेड़ भी 2 प्रकार के होते हैं। जिनसे हमें फल प्राप्त होता है वो पेड़ अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। जिनसे हमें फल प्राप्त नहीं होता, यानी जिनसे इमारती लकड़ी बनाई जाती है, उन पेड़ों को क्या बोलते हैं, वो अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। दूसरा बताया था भूबद्ध वस्तुओं से निविष्ट वस्तुएं, जो भूबद्ध वस्तुओं से भी लगी हुई हैं, कैसे कि दरवाजा, खिड़की, खंभा, जिनको जमीन में गाड़ा गया है, ठीक है, ये भी अचल संपत्ति से अंतर्गत आती हैं। अब निविष्ट वस्तुओं से आबद्ध वस्तुएं, जो निविष्ट वस्तु गाड़ी गई थी उनसे जो आबद्ध यानी जुड़ी हुई हैं, वो वस्तुएं भी क्या आती हैं, वो वस्तुएं भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। जैसे खिड़की, दरवाजा आदि इत्यादि क्या होता है, ये भी एक अचल संपत्ति होती हैं। लेकिन आप बोले पंखा होता है या ये चीज़ होती है, क्या होती है, इनको मतलब स्थायी तौर पर नहीं गाड़ा जाता है, तो ये अचल संपत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए ये क्या था, ये मैंने आपको जो एक सामान्य प्रोविजन बताया था टीपीए का, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम में, संपत्ति अंतरण अधिनियम होता क्या है, संपत्ति क्या होती है और उसका अंतरण क्या होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी चीज़ को समझने के उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए सबसे ज़्यादा आपका मेंस के एग्जाम में जो काम आएगा वो आपका कॉन्सेप्ट आएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप लिखते हैं तो आपने जैसा पढ़ा था, आप इस प्रकार का नहीं लिख पाएंगे, आप उसी प्रकार का लिख पाएंगे जो आपके दिमाग में एक तरह से बैठा हुआ है। और ये चीज़ें कब आती हैं, ये चीज़ें आती हैं आपको एक अच्छी, मतलब आपके ग्रुप जो होना चाहिए वो अच्छा एक ग्रुप होना चाहिए, डिस्कस इस बात पे कर सके। क्योंकि देखिए संगत का असर, कहते हैं ना संगत का असर नहीं पड़ता, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई संगत का असर नहीं पड़ता, तो देखिए संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। कैसे पड़ता है संगत का असर, देखिए आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं। संगत का असर क्या होता है, देखिए आपने एक मक्खी है, जब एक मक्खी मान लीजिए जाके सब्जी वाले के तराजू में बैठ जाती है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वही मक्खी अगर जाके जौहरी की दुकान पे सोने तोलने वाले तराजू में बैठ जाए तो उस मक्खी की कीमत 10,000 रुपये हो जाती है। यानी वो मक्खी अगर सब्जी के तराजू में बैठ जाए तो उस मक्खी कोई कीमत नहीं है, वही मक्खी जौहरी के तराजू पे जाके बैठ जाए तो उसकी कीमत सोने के, यानी ग्रामर मतलब सोने के बराबर हो जाती है, उसकी कीमत 10,000 रुपये हो जाती है। इससे संगत का असर होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं। क्योंकि देखिए बड़े बड़े मोटिवेटर आप सुने होंगे कि अगर आप 4 कामयाब लोगों के साथ बैठते हैं तो 5 में कामयाब 100% आप होंगे, और ये सच्चाई है। अगर आप 5 नाकामयाब लोगों के पास बैठते हैं तो विश्वास करिए 5 में नाकामयाब भी आप ही होंगे, ठीक है। तो आज इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, संपत्ति अंतरण अधिनियम का शुरुआत ही आपको पसंद आया होगा, संपत्ति क्या होती है, अंतरण क्या होता है, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।